नमस्कार। कोई भी कांस्टेंट या इंटरमिटेंट पेन जो लोअर एब्डोमेन में हो या पेल्विस में मिनिमम 6 मंथ्स के लिए पेशेंट को फंक्शनली डिसेबल कर दे या मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े और ये पेन एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेंसेस या प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड ना हो तो इसे क्रोनिक पेल्विक पेन कहते हैं। क्रोनिक पेल्विक पेन डायग्नोसिस नहीं, एक सिम्टम है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या काजेज़ होते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन में और क्या मैकेनिज्म है क्रोनिक पेल्विक पेन का। सबसे पहले रिकॉल करें कि एक्यूट पेल्विक पेन में पेन किस तरह से होती है। जैसे ही कोई नॉक्शियस स्टिमुलस आता है हमारी बॉडी में ए डेल्टा और सी फाइबर्स स्टिमुलेट होती हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन और फाइनली परसेप्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होती है और पेन परसीव होती है। जैसे ही हीलिंग प्रोसेस होता है, नॉक्शियस स्टिमुलस खत्म हो जाता है, पेन सबसाइड कर जाती है। लेकिन क्रोनिक पेल्विक पेन में इस तरह से नहीं है। इसमें पेन नॉक्शियस स्टिमुलस के बाद भी परसिस्ट करती है और एट टाइम्स नॉक्शियस स्टिमुलस ना भी हो तो भी पेन होती है। ये क्या मैकेनिज्म है, इसी पे हम पहले सब जान लें। बहुत सारे की मैकेनिज्म्स हैं क्रोनिक पेल्विक पेन में। सबसे पहले नॉसिसेप्टिव पेन, जैसे ही नॉक्शियस स्टिमुलस बॉडी के पास आया, सेंसरी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हुई और पेन कैरी ऑन हो गई। नंबर 2 पे इन्फ्लेमेटरी पेन, किसी भी इन्फेक्शन, इंजरी या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में नॉक्शियस स्टिमुलस हुआ, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस रिलीज करेंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और ग्रोथ फैक्टर्स। ये स्टिमुलेट करेंगे सेंसरी नर्व एंडिंग्स को और पेन कैरी ऑन होगी। इसके बाद न्यूरोजेनिक पेन, नर्व के डैमेज या इंजरी से जो डिसरेगुलेशन ये मिस इंटरप्रेट करेगी पेन को और क्रोनिक पेल्विक पेन काज हो जाएगा। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, ये क्रूशियल मैकेनिज्म है क्रोनिक पेल्विक पेन में। इसमें सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और पेन सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जिससे एक मिनिमल सी पेन भी एक मैग्नीफाइड फॉर्म में नज़र आती है और परसीव की जाती है। इसे हम हाइपर एल्जीजिया बोलते हैं। और एट टाइम्स नॉक्शियस स्टिमुलस नहीं होता, पेन का स्टिमुलस भी नहीं होता, बट स्टिल पेन होती है। जैसे टचिंग ए फेदर के साथ अगर पेशेंट की स्किन को टच करोगे तो पेनफुल एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरह से उसे वो बताएगा कि उसके कपड़े भी उसको टच होते हैं तो पेन होती है। इसे एलोडाइनिया बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे जान लें कि जैसे जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो इनिशियली एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इन सब के लिए एक कम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग सॉर्ट होता है और इसके लिए हमें कॉन्शियस एक्टिविटी चाहिए होती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ ये एक स्मूथ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स लगता है। इसी तरह से ब्रेन में जो सेंसिटाइजेशन हो जाती है और पेन सिग्नल परसिस्टेंटली कैरी ऑन होता है। इसके अलावा विसरल क्रॉस सेंसिटाइजेशन, कहने का मतलब है कि एक विसरल ऑर्गन की पेन दूसरे विसरल ऑर्गन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेंसिटाइज करती है और यही एक कम्प्लेक्सिटी होती है जिससे डायग्नोसिस क्रोनिक पेल्विक पेन का काज, जो मेन किस सिस्टम से पेन है, ये देखना कहीं एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि ये जैसे गट की है तो ब्लैडर में पेन होगी। ये जो कॉमन न्यूरल ट्रैक्स जो ऑर्गन्स करते हैं उनकी पेन जो आपस में क्रॉस सेंसिटाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा विसरोसोमैटिक, जो स्पाइनल सेगमेंट सप्लाई करता है डर्माटोम को, स्किन के पार्ट को, पेन वहाँ चली जाती है, उसे रेफर्ड पेन बोलते हैं। ये विसरोसोमैटिक सेंसिटाइजेशन भी क्रोनिक पेल्विक पेन में पेकुलियर है। साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये फैक्टर पेन की परसेप्शन को अल्टर करते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन को, और क्रोनिक पेल्विक पेन वाले पेशेंट्स को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल होता है। जब इसकी मैनेजमेंट करनी होती है तो ये दोनों लेवल पे ही इस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। और काज इसका यही है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस डिसरेगुलेट हो जाता है, विद द रिजल्ट जो कार्टिसोल जो मिनिमल क्वांटिटी में इनिशियली एंटी इन्फ्लेमेटरी था, बाद में वो प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है और पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। और दूसरा कारण है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सेरोटोनिन और डोपामिन, इनकी
अल्ट्रेशन हो जाती है, और फाइनली सेंट्रल सेंसिटाइजेशन से भी ये फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करता है। सो लास्ट में है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, जैसे पेरिनियल बॉडी का डैमेज होता है, जैसे हम एपिजियोटमी कट लगाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में, वो परसिस्टेंटली पेन कर सकती है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, जिसमें जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स जिसमें होता है, वो भी काज हो सकता है परसिस्टेंट पेन का। अब क्या क्या काजेज़ हैं क्रोनिक पेल्विक पेन के? सो सबसे पहले गायनिकोलॉजिकल काजेज़, एंडोमेट्रियोसिस, ये कॉमनेस्ट आइडेंटिफाइबल काज है। प्रेवलेंस इसका 15 से 70% तक बताया गया है। इसमें जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस के बाहर बाकी ऑर्गन्स में भी देखी गई है, एज हाई एज लंग्स में। सो एट टाइम्स पेशेंट मेडिकल ओपीडी में रिपोर्ट करते हैं कि उनको जैसे हेमोप्टोसिस, उनको जैसे खांसी के साथ ब्लड आया, और फाइनली जब डायग्नोसिस बनता है तो वो पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। एडिनोमाइसिस स्पेशलाइज फॉर्म बोल सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस का। इसमें एंडोमेट्रियम यूट्रस के बीच वाली जो मसल लेयर है उसमें वहाँ चले जाते हैं, आइलैंड्स बनते हैं, और जैसे ही मेंसेस मंथली होते हैं तो आउटर फ्लो ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से ये पेन होती है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, इसका इंसिडेंस 34% है। इसमें बेसिकली ये वाल्व्स की इनसफिशेंसी होती है, वेन्स के वाल्व्स की पेल्विक एरिया के, और वो डायलेट हो जाती हैं और पेनफुल कंडीशन है। पेन स्पेशली प्रोलॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स या एंड ऑफ द डे पेशेंट बताता है, और इसमें सिम्टम डिस्पेरोनिया हो सकता है, पेनफुल इंटरकोर्स, डिस्मेनोरिया हो सकता है, पेनफुल पीरियड्स, ब्लीडिंग हो सकती है, मेनोरेजिया, यूट्राइन ब्लीडिंग जैसे हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रेक्टेंट होती है। और इसके डायग्नोसिस के लिए हम इनिशियली तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ हिस्ट्री से हाईएस्ट डिग्री ऑफ सस्पिशन जब हो एमआरआई की हेल्प और ट्रांस यूट्राइन विनोग्राफी कर सकते हैं। एडिजेंस जो हैं वो क्लेमिडिया और गोनोकोकल इसके लिए नोटोरियस हैं। सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल एडिजेंस भी हो सकते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस में एडिजेंस भी, ये भी काज ऑफ पेन हो सकता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एक बड़ा कारण है क्रोनिक पेल्विक पेन का। अब यूट्राइन फाइब्राइड्स, सिस्ट, यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, ये भी काजेज़, गायनिकोलॉजिकल काजेज़ हैं क्रोनिक पेल्विक पेन पे। दूसरे नंबर पे आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेन या डिस्कम्फर्ट होता है पेट में, और ये मिनिमम 1 डे, एक दिन हफ्ते में एक बार, और कम से कम 3 महीने के लिए होना चाहिए, प्लस 3 में से 2 पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है चेंज इन द फॉर्म ऑफ द स्टूल, पॉइंट नंबर 2 चेंज इन द फ्रिक्वेंसी और पॉइंट ऑफ द स्टूल्स, और पॉइंट नंबर 3 है कि पेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द बाउल मूवमेंट्स, बाउल की मूवमेंट के साथ वो बढ़ेगी। सो 3 में से 2 पॉइंट प्लस ये ऊपर वाला पॉइंट होगा तो इरिटेबल बाउल 6 मंथ्स के लिए, तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसका इंसिडेंस 44% तक प्रेवलेंस बताया गया है क्रोनिक पेल्विक पेन के। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डाइवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस भी काज हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यूरिनरी। सो यूरिनरी में यूरेथ्रल सिंड्रोम, यूरेथ्रा जो सबसे यूरिनरी ट्रैक्ट का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, फीमेल में ये 4 सेंटीमीटर छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। इस पार्ट की परसिस्टेंट इरिटेशन इन दी एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और पैथोलॉजी, कोई भी पैथोलॉजी या इन्फेक्शन नहीं तो ये इस ऐसे पेशेंट्स में जैसे कॉमनली यूरिनरी कंप्लेंट्स इनको रहती हैं, और डिस्पेरोनिया हो सकता है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, ब्लड इन द यूरिन होता है, और पेन, परसिस्टेंट पेन, और डिज़ायर टू इवैक्यूएट ब्लैडर, यूरिन पास करने की बार बार जो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए स्टेराइल पायोयूरेट यूज ट्रीट करने के लिए हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 2 वीक्स के लिए, और एल्डरली पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन क्रीम लोकली देते हैं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक बड़ा कारण है। इसमें अब रिसेंटली देखा गया है कि इसका काज है, बेसिक पैथोलॉजी यही है कि इन दी एब्सेंस, डायग्नोसिस इसका बाई एक्सक्लूजन ही होता है कि कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, और सुप्राप्यूबिक
जो हेयर लाइन के ऊपर पेशेंट परसिस्टेंटली पेन बता रहा है और पेन स्पेशली पोस्ट फीलिंग, जैसे यूरिन भरने लगता है तब पेन होती है उसको। सो डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन करते हैं। और बेसिक जो रिसेंटली अभी देखा गया है कि जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्लैडर के अंदर, ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेगेन, उसकी डेफिशिएंसी देखी गई है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में। बाकी इसमें स्टोन्स, जो रीनल ट्रैक के स्टोन्स होते हैं, वो भी काज हो सकते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन के। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल, जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, सैक्रोइलियाइटिस फीमेल में काफ़ी कॉमन है क्योंकि उनको रोटेशनल स्ट्रेन होने के चांसेस काफ़ी, फाइब्रोमाइल्जियास, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, जैसे मैंने बताया कि यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, उसमें पेन हो सकती है। प्रीनियल बॉडी का डैमेज से पेन जो है वो एपिजियोटमी जब हम देते हैं तो उसमें डैमेज होने की वजह से हो सकती है। जब अदरवाइज़ होम डिलीवरीज हुई हो तो वो कई दफ़ा कंप्लीट पेरिनियल टीयर होते हैं, तो वैसे केसेस में टोटली पेरिनियल बॉडी के डैमेज से परसिस्टेंट पेन जो रहती है। न्यूरोलॉजिकल काजेस, उसमें पोडेंटल न्यूरल्जिया, पोडेंटल नर्व जो पेरिनियम को और पेल्विक पार्ट, गायनिकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करती है, उसमें पेन एक क्रोनिक पेल्विक पेन का काज है। इसके अलावा सिस्टमिक कंडीशंस हैं जैसे इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, लिम्फोमास, ये काज हो सकते हैं। मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, पार्किंसनिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी काज कर सकते हैं।